Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आपको मैं बात सुनाता हूं वैसी साहब की। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बात कही है। इसके दो पहलू हैं जो उन्होंने बात कही। पहला, इनका भाषण था सियासी, मंच भी सियासी था, सामने पब्लिक थी। ओवैसी साहब ने कहा कि देखो ये हमारी सरकार जो है सारा जोर बांग्लादेशियों को पकड़ो, रोहिंग्या को पकड़ो, इस पर सारा ध्यान, पूरे देश का ध्यान लगा हुआ है। वहां पाकिस्तान बैठा है, अभी अभी जंग होकर खत्म हुई और मैं कह रहा हूं कि दोबारा जंग होगी। और इस बार पाकिस्तान के साथ केवल चाइना नहीं, पाकिस्तान चाइना के साथ बांग्लादेश भी होगा और आपको तीनों तरफ से घेरा जाएगा। उस ओर आप अपना ध्यान लगाइए। ये छोड़िए बांग्लादेशियों का चक्कर, कोई बांग्लादेशी नहीं पहुंचा। वो परभणी में बोल रहे थे महाराष्ट्र में, कोई बांग्लादेशी यहां पर नहीं है। बांग्लादेशियों का चक्कर छोड़ो, आप इन देशों के ऊपर, यहां इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि जंग दोबारा होगी। तो इसके दो पहलू हैं। ओवैसी साहब को ये वाला थ्रेट क्यों नहीं नजर आता? बांग्लादेशी रोहिंग्या उनके लिए थ्रेट क्यों नहीं है? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला क्यों नहीं है? क्यों हमारे देश में, खास तौर पर मैं साफ कहूं, मुस्लिम नेता और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज के नेता ये बांग्लादेशी मुद्दे को इतना डाउनप्ले क्यों करते हैं? भाई इस प्रोग्राम में 4 बार बोल चुके हैं एयर कमोडोर साहब की एक डेटा कहता है 2 करोड़, कुछ लोग कहते हैं इससे बहुत ज्यादा है देश के अंदर इलीगल घुसपैठिए। ये क्यों नहीं इशू है और ये क्यों हमारे सारे लोग नेता जो हैं उनके लिए ये मुद्दा क्यों नहीं है भाई? केवल वोट के लिए? और ओवैसी साहब ने जो दूसरी बात कही वो अलग एस्पेक्ट है कि बांग्लादेश के साथ आपके संबंध अब ठीक नहीं है, बांग्लादेश की सेना के और पाकिस्तान की सेना के संपर्क हो रहे हैं, आईएसआई के वहाँ पर काम जो है वो हो रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पहले मैं ये घुसपैठिए वाली बात करना चाहता हूँ महल साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। घुसपैठे की बात को अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझे, हम तो सिर्फ 2 करोड़ कह रहे हैं, जो एक्चुअल फिगर्स लोग यहां तक कहते हैं कि 6 से 7 करोड़। आप एक बार बाहर चले जाइए, दिल्ली में, नोएडा के अंदर, किसी भी सड़क के बाहर, आप कलकत्ता में चले जाइए, तो वो आपको मिलेंगे बहुत सारे बांग्लादेशी जो चला रहे होंगे साइकिल रिक्शा। और उधर से लेके आपके पास जितनी भी मेड्स हैं, कहीं ना कहीं उनका भी लिंक डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ है। तो जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के हर तीसरा आदमी कहता है हमारे घर में बांग्लादेशी मूल के लोग काम करते हैं, बोलता है, खुल के कहता है। तो इसका क्लियर मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि हमारी सोसाइटी के हर फैब्रिक के अंदर इस टाइम बांग्लादेशी, इलीगल बांग्लादेशी, लीगल बांग्लादेशी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलीगल बांग्लादेशी जो एंटर कर चुके हैं और जिनका इस्तेमाल करके टेरर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े इनकी बात में सुना दूं सर, फिर जो दूसरा पहलू कह रहे थे वो तो अलग सिक्योरिटी मैटर है, उस पर बात करें। सुनिए इस पर। बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है। इसकी फिक्र नहीं है तुमको? बांग्लादेश को जिसने हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में यह हो रहा है, उस बांग्लादेश में यह हो रहा है। तुम परभनी में आकर बांग्लादेशी कहती हो और तुम बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। सोचो क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। अरे पड़ोसी में पड़ोस क्या कर रहे हैं देख लो। उन पड़ोसियों से अगर मुकाबला करना है तो देश को एक रखो। अब इसमें देश एक क्यों, मैं तो कह रहा हूं एक क्यों नहीं है, वो कह रहे हैं एक रखो। मतलब देश में अगर इलीगल घुसपैठिए की बात हो रही है, अवैध घुसपैठिए की बात, तो इसमें देश अब एक नहीं हो सकता, इसमें बढ़ जाएगा देश। वो कह रहे हैं ये बकवास है देश के अंदर बांग्लादेशी की बात करना। ओवैसी साहब सीए का विरोध करते हैं, यही ओवैसी साहब है जो एनआरसी का विरोध करते हैं। जब ये पता करना होता है कि भाई कौन घुसपैठी है, कौन अवैध रूप से आए। ओवैसी साहब का वोट बैंक वही है। सीमांचल में सीटें बिहार में कैसे जीत गए थे ये पिछली बार 5 सीटें? किनकी दम पर जीते थे? उन्हीं की दम पर जीते थे ना, जो नेपाल से, बांग्लादेश से घुट के सीमांचल में बैठे हुए हैं। और ओवैसी का और तेजस्वी यादव का वोट बैंक है। यही लोग तो विरोध कर रहे हैं कि चुनाव आयोग एक प्रोसेस को रोक दे कि अवैध घुसपैठी के जो वोट बैंक बन चुका है, हमारा कट्टर वोटर है, वो उनका नाम ना कटना चाहिए। और अभी जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो क्या चीन ने सपोर्ट नहीं किया था क्या पर्दे के पीछे चाइना को? भारत इस बात को जानता है कि भाई बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान मिले हुए हैं। लेकिन आज भारत की ताकत भी चीन जानता है, भारत की ताकत भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जानता है कि तीनों भी मिल जाएंगे तब भी भारत का पल्ला भारी रहने वाला है। और भारत इन सारी तकलीफों को जानता है। लेकिन घर के अंदर जो भारत की सीमा में
पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार के इसमें बड़े आराम से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, जो तमाम तरीके से भारत में आकर बैठ गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनको आइडेंटिफाइड करके देश से निकालना जरूरी है, क्योंकि यही लोग हैं जो अंदर देश को अंदर दिमाग की तरह खोखला करने मैं कह रहा हूं वाले सर, कौन ऐसा हिंदुस्तानी है जिसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे कि हमारे आपके देश के अंदर करोड़ों लोग बाहर के आकर के रह रहे हैं? क्यों प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? मुसलमानों को क्यों प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा देश बढ़ जाएगा, देश को एक रखो, तो वो सीधी बात ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान हो जाएगा देश के अंदर अगर आप बांग्लादेशी ढूंढने निकलोगे। तो क्यों नहीं ढूंढे जाएं, सवाल ये है। और आप मंच से उसको कहते हो ये बकवास है। त्रिपाठी जी, नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी अभी हम लोगों ने खूब जमकर प्रशंसा की, Exactly. वो भारत के प्रतिनिधिमंडल में थे और जाकर उन्होंने खूब अच्छे से लताड़ा, पाकिस्तान को लताड़ा, सबको लताड़ा। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि क्या इस बात को वो समझ नहीं रहे हैं या जानबूझकर एक कोई मतदाता समूह है जो उनको लगता है कि शायद मेरे लिए तैयार हो जाएगा, मतलब उनके मन में है, अभी उनको मिल नहीं रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को लेकर अपनी नीति नहीं बना रहा है, ये कहां है? ये तो खुद ही उनको पता चल गया होगा इतने समय में। लेकिन क्या इसकी वजह से हम अगर बाहर की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने घर में हम बाहरियों को घुस आने दें? यानी बाहरियों को रोकना, ये तो उसी रणनीति का हिस्सा है। अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे यहां अवैध तरीके से आ रहे हैं, कल को बांग्लादेश का फ्रंट खुलेगा तो हमारे लिए तो और बड़ी मुश्किल होगी। कल को कोई पाकिस्तानी घुसकर चला आ रहा है तो उसकी कहां निष्ठा होगी? कल को कोई रोहिंग्या घुसकर चला आ रहा है तो क्या वो करेगा? उनकी निष्ठाएं तो कहीं और होगी ना। और जो इस तरह से फटे हाल, भूखा, नंगा, अवैध तरीके से दूसरे देश में जाता है, उसकी तो निष्ठा कभी भी खरीदी जा सकती। ये बात सही, वो इतने वो हैं बहुत शार्प। आपने जो बात कही ना कि भाई बांग्लादेशी अगर आएगा तो वो तो अपने देश का सोचेगा ना, अगर हमारे देश में बैठा है तो ये तो वो जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कहा है ही नहीं बांग्लादेशी। किसको ढूंढ रहे हैं, कहां? नहीं तो वो तो ढूंढ कर तय होगा। देखिए ये दोनों कनेक्टेड हैं, इंटरनल थ्रेट और बाहर की थ्रेट। और भारत सरकार को भी पता ही होगा, ओवैसी साहब को पता है, तो भारत सरकार को भी पता होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और चीन मिलकर क्या कर रहे हैं। अभी वो यूनान में जो बैठक हुई चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, या उससे पहले कराची में जो नेवी की एक्सरसाइज हुई है बांग्लादेश पाकिस्तान की, वो तो सब सरकार को पता ही होगा। लेकिन इंटरनल थ्रेट को यदि आप नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, जो हो रही है घुसपैठियों की किसी भी तरह की, वो बाहरी थ्रेट को मजबूत करती है। और यदि आप देखें, अभी इस घटना को देख लें, पहलगाम की घटना को, अब आप इसे कहेंगे अभी तक तो वो हमें आतंकवादी मिले नहीं जिन्होंने हमला किया था, लेकिन वो कहीं पर होते या बार बार चर्चा, जैसे बहल साहब बताएंगे आपको, कि स्लीपर सेल का जो जिक्र करते हैं, तो वो स्लीपर सेल बाहर वालों की तो मदद कर रहे हैं। अभी 2 लोग पकड़े गए ना जिन्होंने, तो जिनको पता था इसके उनको पकड़ना, उनको आइडेंटिटी, और जो हर्षवर्धन जी बहुत साफ कहा कि उसकी निष्ठा किसके लिए होगा, कमिटमेंट किसके लिए होगा। यदि वो बांग्लादेश से आया है या पाकिस्तान से आया या कहीं और से भी आया है तो उसकी निष्ठा तो वहां पर होगी। तो उसको रोकने के लिए यदि ओवैसी साहब को वाकई बाहरी हमले की, पाकिस्तान बांग्लादेश की चिंता है, तो मैं समझता हूं उन्हें ज्यादा चिंता करनी चाहिए घुसपैठियों की। लेकिन वो कहते हैं ये है ही नहीं, बकवास है। एनीवे, आइए जरा अब जिस फ्रंट की, वो बाहरी फ्रंट की बात कर रहे थे, उसकी बात हम कर लें। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान फिर अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आया है, इसके प्रमाण मिल रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप खुल रहे हैं। बहावलपुर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादियों के बीच एक मुलाकात भी हुई है और इसमें तय हुआ है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए टेरर कैंप्स और लॉन्च पैड्स को फिर से बनाया जाएगा। ये हमने कल आपको बताया था, इसकी शुरुआत हो गई है। ISI अधिकारियों के साथ इस मीटिंग में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, TRF, इस सब के लोग थे। और इसके बाद LOC के पास जंगलों में छोटे हाईटेक ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह जो हैं वो बनने शुरू हो गए। और वहाँ किस किस्म के भाषण होते हैं, अब तो ये दुनिया के लिए हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया जिसको ढूंढती है गली गली, वो यहाँ बगल में पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। वो खड़े होकर के किस किस्म के भाषण, जहरीले भाषण देते हैं आतंकवादी। तो ये तो पाकिस्तान की गलियों में ऐसे जिहाद के नारे लग रहे हैं भारत के खिलाफ। अब एक दूसरी चर्चा पाकिस्तान में शुरू हुई है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं फैक सिद्दीकी, इन्होंने दावा किया है कि आसिम मुनीर, उनका जनरल फील्ड मार्शल, अब ये कोई बड़ा मूव करना चाहता है। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान में उसकी इमेज जबरदस्ती बने फील्ड मार्शल की है। इन्होंने, इस पत्रकार ने यह तर्क दिया है कि आज पाकिस्तान के शहर में क्वेटा से लेकर कराची तक, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कहीं भी बिना सुरक्षा के आसिम मुनीर ही घूम के दिखा दें, इनको पता चल जाएगा कि ये कितने लोकप्रिय हैं, कितने पॉपुलर हैं और इनकी फौज के बारे में लोग क्या सोचते हैं। एक दूसरी बात ये भी वहां के लोग अब कह रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि आसिम मुनीर अब कोई ऑफिशियल ओहदा अपने लिए सरकार में चाहते हैं,
वो राष्ट्रपति बन जाए, जैसे मुशर्रफ बन गए थे या कोई और बन गए थे। उनके उसमें उन्होंने बताया ये है कि बहुत सारे मुल्क वो कंफर्टेबल नहीं है, जैसे ट्रंप ने तो बुलाकर सीधे बात कर ली। बहुत सारे देश जो हैं वो कहता है हम आपसे सीधे बात नहीं कर सकते, आप हमारे लिए आज भी फौज के जनरल ही हो, हम आपकी सेना से, हम आपकी सरकार से सीधे बात करेंगे। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि ताकत इसी आदमी के पास है पाकिस्तान चलाने की। तो वो अब विचार वहां ये हो रहा है कि क्या वाकई में अब आसिम मुनीर को सरकार ही टेक ओवर कर लेनी चाहिए। सुनाते हैं आपको। सर, हाइब्रिड मॉडल टूटने वाला है क्या बहल साहब? अब ये मुनीर खुलकर आने वाला है क्या सत्ता बिल्कुल हाथ में बिल्कुल लेने सही वाला कह रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल जो वो अपनी आर्मी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जहां पे वो अपनी कन्वेंशनल आर्मी के साथ टेरर एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो हाइब्रिड वॉरफेयर है। तो ये क्यों नहीं कर सकते कि हाइब्रिड वॉरफेयर से निकल के वो खुद ही पूरी सत्ता संभाल लें, जैसे अयूब ने किया, जैसे मुशर्रफ ने किया, जैसे जिया ने किया। तो अब मैं यहाँ पे इनकी एक चेंज स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करना चाहता था, और वो चेंज स्ट्रैटेजी 4 हिस्सों में है। सबसे पहले है कि अब जो वो रीबिल्ड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी कर रही है, उसके स्पेशल यूनिट्स कर रहे हैं, और साथ में कर रहा है आईएसआई, और आईएसआई उसको फंड कर रहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है ये नहीं है कि वो उसको रीबिल्ड कर रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने, भारत ने डिस्ट्रॉय किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले वो बड़े बड़े अड्डों पे ट्रेन करता था, जैसे हमने नाम सुने हुए थे भावलपुर, मुरीद के, या भावलकोट, या दूसरे एरियाज हैं, तो उनके नाम हमने सुने थे। वो बड़े बड़े अड्डे थे, वहां 100, 150, 200 तक आतंकी होते थे। लेकिन अब वो कर रहा है चेंज स्ट्रैटेजी के अंदर छोटे छोटे, जैसे लॉन्च पैड के ऊपर छोटे छोटे हाईटेक अड्डे बना रहा है। उसके अंदर आप देखेंगे ब्रीफिंग के लिए स्क्रीन्स हैं, और साथ में वीडियो प्रोजेक्शन सिस्टम्स हैं, उनको कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो ये नहीं चाहते कि अगर भारत रिएक्ट करेगा तो कोई बड़े अड्डे में बहुत सारे मारे जाएं, इतने सारे छोटे छोटे अड्डे हों कि हम हर एक को टारगेट ना कर पाएं, और इतनी बुरी तरह से 100 के करीब आतंकी एक ही स्ट्राइक के अंदर ना किल कर पाएं। ये तो हो गया पहला। और दूसरा मैंने आपको बताया था हाईटेक बना रहे हैं। तीसरा है जो एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और वो है कि पहले जो अड्डे होते थे, ट्रेनिंग सेंटर होते थे, और जो रिक्रूट्स भी होते थे वो ज्यादातर पीओके के एरिया से, वो भी सदर्न पीओके से, या फिर पंजाब से होते थे, या पंजाब के जो सदर्न पीओके में जाते थे। तो इसी वजह से आप देखते हैं भावलपुर, मुरीद के और वाले एरिया से। लेकिन अब देखिए, अब वो जा रहे हैं कहां पे? अब जा रहे हैं हैदराबाद, अब जा रहे हैं कराची। अब वो अपने मुस्लिम उम्मा को जगा रहे हैं कि आप सबको हमारे साथ। आपको याद होगा सिंध में जब इनके सोल्जर्स वापस आए तो उन पे पथराव हुआ था, और पानी के लिए हुआ हो, लेकिन हुआ था पथराव। जब वो कह रहे थे कि मैं जंग लड़के आ रहा हूं, मैंने कहा नहीं, ये पत्थर खाओ अब तुम। अब देखिए अब क्या हो रहा है। अब ये मैं इसमें एक बड़ी अहम चीज आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि ये क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं। ये इसलिए भी एक्सपैंड कर रहे हैं कि भारत के लिए मुश्किलें बढ़ें। दूसरा, इधर अगर आप लैंग्वेज को ही देख लें, हम लैंग्वेज के साथ डिवाइड करें, अगर हम हैदराबाद लें एक जगह, 48% जो है वहां पे सिंधी है, सिंधी लैंग्वेज बोली जाती है, और 38% बोलते हैं उर्दू। वो कौन है? वो मुहाजिर हैं जो भारत से आए हैं। और तीसरे 14% जो बचते हैं वो पंजाबी, पश्तून और दूसरे। सिमिलरली कराची, यानी कि यहां पे 2 लोग ज्यादा हैं, सिंधी ज्यादा हैं और ज्यादा हैं मुहाजिर, जो जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान उनको लाइक नहीं करता। तो यहां पे आके अब वो एक्सपैंड कर रहे हैं और इनको भी साथ लेके चल रहे हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है। ठीक है सर। और आखिरी चीज जो इसमें मैं कह रहा हूं, अब वो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, अब वो ग्राउंड बना रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान ट्राइलेटरल की मीटिंग की थी कुनमिंग के अंदर। दूसरी मीटिंग की थी चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उससे अबाउट 2 या 3 हफ्ते पहले। तो वो भारत को इंटरनेशनल स्टेज में भी आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और साउथ एशिया के अंदर भी कर रहे हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव वो बनाना चाहते हैं साउथ एशिया के देशों के साथ, सेंट्रल एशिया के रीजन के लोगों को इन्वॉल्व करके। तो कहीं ना कहीं चीन का एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान को मोहरा यूज करके भारत को अपनी जगह पे रखने का। लेकिन दुनिया क्या कर रही है? दुनिया भारत में निर्मित हथियारों में इंटरेस्टेड है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजी है उसके दम पर भारत एक जंग लड़ा, और हमने उसको अपने हर इंस्ट्रूमेंट को, हर हथियार को, हर टेक्नोलॉजी को हमने प्रूव करके दिखाया। अब प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट के लिए रवाना होने वाले हैं। उस पर वहाँ जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसमें कुछ बातें बताई गई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्राज़ील भारत से हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है।
विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है और दोनों के देशों के बीच में इसमें बात चल रही है। और जब प्रधानमंत्री ब्राजील जाएंगे उस वक्त ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ इस मुद्दे पर भी बात होगी। 6-7 जुलाई को वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए वहां पर जा रहे हैं। 5 देशों के विदेशी दौरे पर वो कल रवाना होंगे। और केवल आकाश सिस्टम ही नहीं है, उन्होंने ये भी बताया कि भारत के साथ एक पूरे डिफेंस कोऑपरेशन पर बात करना चाहता है ब्राजील। उनका जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स में है, ऑफशोर पेट्रोल सिस्टम्स में है। वो स्कॉर्पियन सबमरीन यूज़ करते हैं, हम भी करते हैं, उसकी मेंटेनेंस को लेकर के उनका इंटरेस्ट है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक गरुड़ आर्टिलरी गन, इसके अंदर भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। इनके बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें, फिर ये जो पूरा हमने एक अम्ब्रेला बनाया है अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का, इस पर आगे मैं बात करता हूँ। जी, बहुत ही अच्छा बोले आप सौरभ जी। अभी अगर हम देखें, ऑप सिंदूर हमारे लिए एक बहुत अच्छा रहा एक्सपोर्ट के, अगर एक्सपोर्ट के डायरेक्शन की तरफ हम देखें, पहले तो हमारा सिर्फ 23,622 करोड़ का था, हालांकि वो भी 12% बढ़ा था इस साल के फाइनेंशियल ईयर 2025 में। लेकिन अब क्या होगा? आर्मीनिया ने हमसे खरीदे थे आकाश, और आकाश ने अपना रोल बहुत ही अच्छा प्ले किया था। ये सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम है जो 25 से 30 किलोमीटर एक जो नॉर्मल वर्जन है, और इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन जो है 70 से 80 किलोमीटर तक का है। और इन्होंने मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, और साथ साथ में इन्होंने इंटरसेप्ट किया हर टाइप के एयरक्राफ्ट को। और ये पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर था। हमारे हर इंडिजिनस सिस्टम ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अब हमारा ब्राजील के पास हम जा रहे हैं, तो ये एक ऐसी डील है जो हम उनके साथ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आर्मेनिया ने खरीद के रखा हुआ प्रूवन सिस्टम है। और ऑप सिंदूर के अंदर बहुत सारे और प्रूवन सिस्टम्स है। दूसरा है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का जो सबमरीन है, उसकी जो मेंटेनेंस है, अब दोनों के पास स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, तो मेंटेनेंस को अगर कॉमन करना है तो वहां पे बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। कौन सा देश है, किससे लिया हमने? फ्रांस से लिया हुआ है। और तीसरी चीज आ जाती है, जो आर्टिलरी गन, हमारी प्रूवन आर्टिलरी गन है, उनको आर्टिलरी गन की शॉर्टेज है। तो कहीं ना कहीं ये एक तीसरा इशू है जिसके ऊपर वो, और याद होगा आपको, बड़ी लंबी रेंज तक हमारी आर्टिलरी गन ने पाकिस्तान के अंदर मेहम करके रखे हुए थे। त्रिपाठी जी, 10 साल में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कहां पहुंचा भारत? सिर्फ यूपीए और एनडीए के कार्यकाल की तुलना करें तो 7 गुना ज्यादा। अच्छा। दुनिया के लगभग 100 देशों में हम आज एक्सपोर्ट करते हैं। लाइट मशीन गन से लेकर आर्मर्ड व्हीकल से लेकर राडार, सिमुलेटर, जितने तरह की तकनीक है, आकाश तीर तो सबसे एडवांस हुआ, उसमें कोई ऐसा नहीं जो हम अब एक्सपोर्ट न करते हो। हमारे यहां की बनी हुई जो गन्स हैं वो अब दुनिया के दूसरे देशों की सेनाओं को चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने उस, जो कहते हैं ना कि पूरी जो हम तैयारी कर रहे थे पिछले 10 सालों में, उसको और पुख्ता किया है। आज के समय में जो भारत सरकार की नीति थी, जिसने शुरुआत में सबसे पहले 128 और उसके बाद उसमें और आइटम्स जोड़े कि हम इनको किसी भी कीमत पर आयात नहीं करेंगे, यानी हमारी जो बेसिक नीड है डिफेंस की, उसको हम आयात करना धीरे धीरे बंद करेंगे, उसको हम बनाएंगे। और एक और जो सबसे ज्यादा जरूरी है देश के लोगों को जानना, टॉप 100 जो डिफेंस कंपनीज हैं उसमें भारत की 3 कंपनीज हैं। मतलब ये आपको इसलिए जानना चाहिए कि जब हम कई बार पर तो दुनिया जी मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, और इसमें एक कंपनी का नाम सुनिए, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, टॉप 100 में 3 हमारे देश की कंपनियां हैं, और उन 3 कंपनियों में एक कंपनी का नाम राहुल जी को भी नहीं, मुझे लगता है कि लगा होगा, HAL भी उसमें से एक कंपनी है। तो आज के समय में हमने डिफेंस प्रोडक्शन को अपना बहुत स्ट्रांग पॉइंट बना लिया है, और हम जहां पहुंचे हैं ये 10 साल की तैयारी का नतीजा है। पहले के 10 साल में ऑर्डर करने से भी डरते थे। इस 10 साल में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर चौकीदार चोर है जैसा बड़ा आरोप लगाया जाता है, मैं भी चौकीदार करके उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। ये सब इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट में सर्विसेज को हटा करके उसमें एक बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है ये। बिल्कुल, निश्चित तौर। इसको ऐसे भी समझिए ना, उस वक्त बमुश्किल 200, 300, 400 करोड़ ऐसे हम करते थे, 25,000 करोड़ हुआ। अगर पूरे 10 साल को देखें, 10 साल को 88,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन बोल रहे हैं। भारत ने डिफेंस में कितनी लंबी छलांग लगाई है। आज तो 1 जुलाई है, इसी महीने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। जब कारगिल वॉर हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका से ड्रोन मांगे थे, अमेरिका ने ड्रोन देने से मना कर दिया था उस समय भारत को। और आज भारत 2025 में डिफेंस में कहां पहुंच गया है, तो ये बताता है कि जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे उसमें ड्रोन हमारे पास नहीं थे, दूसरे देश हमें ड्रोन देने से मना कर देते थे, और आज भारत दुनिया में
डिफेंस में क्या ताकत बनकर उभरा है। और आज जो पाकिस्तान से जब वॉर हुआ, जिस तरीके से हमारे मिसाइल और डिफेंस सिस्टम ने काम किया है, दुनिया ने देखा है कि भारत का डिफेंस सिस्टम, मुझे लग रहा है कि अब चाइना का डिफेंस सिस्टम भी ये सोच रहा हो कि भारत ने इतनी ज़्यादा प्रगति और इतने बढ़िया इक्विपमेंट कैसे अपने हिंदुस्तान के अंदर बना लिया। सब मेक इन इंडिया है, टेक्नोलॉजी ली है, देश के अंदर बनाया है, एचएएल पे भरोसा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जाते थे, जब हवाई जहाज बनते थे तो विपक्ष हंसता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं वहां पर, उन्होंने खुद इंस्पेक्शन किया, इंजीनियर को ताकत दी। और आज देखिए डिफेंस के अंदर आज भारत कहाँ है कि दुनिया लोहा भारत का मान रही है। अच्छा, इस भारत की ताकत को आज एक और आप कह सकते हैं पुश मिलने जा रहा है, क्योंकि आज भारतीय नेवी को समंदर में एक नया प्रहरी और एक बड़ा घातक हमलावर मिलेगा। आज इंडियन नेवी के नए वॉरशिप आईएनएस तमाल को रूस के कालिनिंग्राद शहर में कमीशन किया जाएगा। इस खास मौके पर वेस्टर्न नेवी कमांड के चीफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह मौजूद रहेंगे। इस वॉरशिप को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। इसमें 33% स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। आईएनएस तमाल को वेस्टर्न नेवी कमान में तैनात किया जाएगा, जिससे अरब सागर और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के पास भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। आईएनएस तमाल का नाम देवराज इंद्र की पौराणिक तलवार तमाल के नाम पर है। इसका प्रतीक चिन्ह रामायण के पौराणिक जामवंत और रूसी ब्राउन बेयर के मेल से बना है। इससे सैनिक खुद को द ग्रेट बेयर्स कहते हैं। इस वॉरशिप का मोटो है सर्वदा सर्वत्र विजय, यानी हर जगह हर समय जीत। और ये एक फ्रिगेट क्लास की शिप है जो भारत को मिलेगी। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी इसके अंदर जो है वो तैनात है। तो ये एक और बड़ा हथियार भारत को आज मिलने जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने बड़ा बदलाव हुआ है और बड़ी, आप छलांग कह लें उसको कह लें। मैं ये याद करता हूँ कि 20 साल पहले 25 साल पहले हमारे, एक तो एंटोनी साहब मुझे याद आए अभी। एंटोनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे सर जी, मतलब उन्हें ईमानदार माना जाता था। और उनके रहते हुए कभी भी कोई डिफेंस डील नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि डिफेंस डील करने का मतलब है करप्शन में फंसना। तो एक ज़माना था कि जब हिंदुस्तान के मंत्री या, और यदि होता था तो हुई भी, करप्शन होता ही था। करप्शन होता ही था। वो फिर फोर्स पर चर्चा करेंगे तो फिर वहां से आ जाएगा। कई डील हैं, बहुत सारी डील है, लेकिन ऐसा हुआ और वहां से वाली बदल कर आज हम यहाँ पर आ गए। और इसमें डिफेंस डील का मतलब ये है कि केवल इसको व्यापार की तरह ही मत देखिए। आप इंडिजिनस होने का मतलब आप खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जैसे अभी समीर जी ने जिक्र किया कि कारगिल में आपको ड्रोन नहीं मिल रहे थे, तो आज किसी की तरफ झांकने की जरूरत नहीं, किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। तो वो इंडिपेंडेंस जो है ना, वो भी महत्वपूर्ण है। जो डिफेंस डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो तो बड़ा काम है ही कि उस तरह से कर रहे हैं। और एक विज्ञापन मुझे याद आता है जो आज मतलब बहुत चलता था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये ऑप सिंदूर में लोगों को विश्वास हो गया, इसलिए वो ब्राजील वाले भी उसको खरीद के देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। तो ये परखी हुई चीज हो गई है। लेकिन कभी जोर क्यों नहीं रहा सर इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर? नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मतलब इसको सीधे सीधे सरकारों पर आरोप लगाने की बात नहीं, डेवलपमेंट प्रोसेस में और एक इच्छा शक्ति की बात। और फिर सबसे बड़ी बात है, करप्शन के चार्जेस तो लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा माल तो यही है। और माल है तो ताल है। बहुत बड़े सौदे होते हैं, बड़े सौदे होते हैं, हजारों हजार करोड़ के। बहल साहब ज्यादा जानते होंगे, मेरे को तो वो गिनती भी नहीं आती जीरो की, कितने लग जाते हैं ना, कितने लग जाते हैं। और ये थोड़ा तमाल पे भी बताइएगा। हाँ जी, थोड़ा बिल्कुल, कमाल पे। मैं इसी पे बताना चाहता हूं, ये बहुत ही अच्छी स्टेल्थ फ्रिगेट है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कहते हैं इसको। और ये कौन सी क्लास की है? तलवार क्लास की, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट 39,000 टन है। 30 नॉट की स्पीड है। 30 नॉट का मतलब होता है बहुत तेज पानी के अंदर, वो वाली स्पीड है। और कहां पे एम्प्लॉय होगी? अरेबियन सी के अंदर। भारत के अंदर आज 135 युद्धपोत हैं और पाकिस्तान के पास इससे 1/4 भी नहीं है। और दूसरी चीज आती है, 60 युद्धपोत जो बन रहे हैं, अभी आगे बन रहे हैं। ये आखिरी युद्धपोत है जो कालिनिंग्राड में बनाया जाएगा। और साथ में 33% तो ऑलरेडी हो गया। और आपने सौरभ जी जो बहुत बड़ी बात कही थी, इसके अंदर ब्रह्मोस है। इसके अंदर ये तो कहीं से भी लॉन्च करेंगे, पाकिस्तान का कोई भी कोना उससे कवर हो जाएगा। ये आने से हमारी नेवी की शक्ति में और खासकर वेस्टर्न फ्लीट जो कि अरेबियन सी के सामने आता है, बहुत ताकत बहुत बढ़ेगी। चलिए, तो आज बहुत खबरों पर बात हुई। बहुत शुक्रिया बहल साहब आपका, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं कहानी कुर्सी पर आपसे।